अगर आप इस पास में पड़े इस बैटमैन को देखोगे सो दूर रखी गई कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे ये झाड़ आपको धुंधला दिखने वाला है। और अगर मैं दूर रखे हुए झाड़ को क्लियर देखूंगा तो ये पास में रखा हुआ बैटमैन मुझे धुंधला दिखने वाला है। अब कैसे कर लेती है हमारी आंखें, यही देखना है हमें इस वीडियो में। देखिए, हमारे आँखों के पास एक शक्ति है कि वो अपनी फोकल लेंथ बदल सकती है और इसी कारण वो अलग अलग डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख सकती है। आइए ज़रा इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसे समझने के लिए मैंने आँखों का एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। देखिए, वैसे तो आँखों में कई सारी चीज़ें होती हैं, बट फ़िलहाल मैंने कुछ कुछ चीज़ों को ही लिया है जो कि समझने के लिए ज़रूरी है। देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये आने वाली सभी लाइट्स को कन्वर्ज कर देगी यहाँ पे। और ये है हमारा रेटिना, एक पर्दा जहाँ पे शार्प इमेज मिलती है, जहाँ पे लाइट आके इंटरसेक्ट करेगी और एक शार्प इमेज बनेगी। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ थिएटर का। थिएटर में आप बैठे हैं तो थिएटर का ये पर्दा आपके सामने और पीछे रहता है प्रोजेक्टर, जहाँ से लाइट आती है, पर्दे के ऊपर गिरती है और एक शार्प इमेज बनाती है। और शार्प इमेज का मतलब है कि हमें एक क्लियर इमेज दिखाई देती है। तो शार्प इमेज यानी क्लियर इमेज हमें तभी मिल सकती है जब लाइट इस पॉइंट रेटिना पे कहीं आके इंसिडेंट हो, कहीं पे आके इंटरसेक्ट हो। चलिए, अब हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ट्री ले लेते हैं, बट उससे पहले चलिए मैं प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ मेरे कॉन्वेक्स लेंस की, और उससे इन्फिनिटी पे मैं ले लेता हूँ एक झाड़। देखिए, 2 लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ये दिखाने के लिए कि झाड़ हमारे आँख से काफ़ी दूर है। अब यहाँ पे इस ट्री की मेरी आंखों में एक क्लियर इमेज, एक शार्प इमेज बन रही है। इसका मतलब यहाँ से जितनी भी लाइट आएगी वो रिफ्रैक्ट होके रेटिना पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए, हम यही चीज़ यानी कि यही इमेज बना लेते हैं रे डायग्राम की मदद से। अब देखिए, ये झाड़ है, मुझसे बहुत ही दूर है, इन्फिनिटी पे है। हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से जितनी भी रेज़ हमारी आंखों में आती है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम किसी एक पॉइंट से 2 रेज़ लेंगे इस तरीके से कि वो काफ़ी इजीली हम उसको ड्रॉ कर सकें और उसका पाथ ट्रेस कर सकें। यानी कि हम ऐसी रेज़ लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ट्री, वो एक्चुअली में तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। सो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 2 रेज़ आ रही है ना, वो ट्री के किसी एक ही पॉइंट से आ रही है। अब देखिए, ये वाली जो रे है ना, ये मेरे कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है। इसका मतलब ये सीधे ही निकल जाने वाली है, बिल्कुल भी डेविएट नहीं करेगी, और ये रे कॉन्वेक्स पे यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो जाएगी, यहाँ आके टकराने वाली है। इसका मतलब है कि मेरे इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज मेरे रेटिना के इस पॉइंट पे बनने वाली है। अब हम जानते हैं कि इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है। सो अगर हमारी इमेज, शार्प इमेज यहाँ बन रही है, सो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली रे है ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होके रेटिना के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट कुछ इतना बैंड कर जा रही है। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे हम ये समझ के चल रहे हैं कि इस ट्री की एक शार्प इमेज यहाँ पे मिल रही है, और उसी चीज़ को हम रे डायग्राम से समझ रहे हैं कि जब शार्प इमेज बनेगी तो कैसी रे डायग्राम होगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से अगर कोई भी लाइट पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्ट होके कंपलसरी फोकस पे ही टच हो रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है रेटिना के ऊपर जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, वो पॉइंट कहलाएगा मेरा फोकस। तो ये कंडीशन तब होने वाली है जब हम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, और जो ये लेंस से ये जो डिस्टेंस है ये बन जाने वाली हमारी फोकल लेंथ। आओ अब हम ये देखते हैं कि जब हम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे थे तो उस समय पास में पड़ी हुई चीज़ हमको क्यों धुंधली दिखाई दे रही थी। तो चलिए, मैं मेरा बैटमैन वापस ले लेता हूँ। अब देखिए, मैं एट अ टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमें ट्री जो हमसे काफ़ी दूर है वो हमें एकदम क्लियर दिख रहा है। तो उस समय बैटमैन में से भी तो हमें रेज़ आ रही है। तो उस समय ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कैसी रेज़ आ रही है बैटमैन में से कि हमको बैटमैन धुंधला दिख रहा है और ट्री एकदम क्लियर। चलिए, वही हम समझते हैं फिर से रे डायग्राम ड्रॉ करके। तो देखिए, बैटमैन में से एक रे तो पैरेलल होगी और दूसरी ये येलो कलर की रे जिसे हमने ले लिया है ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधे ही निकल जाने वाली है। और एक ले लेते हैं पैरेलल। तो देखिए, पैरेलल वाली रेस तो वही की वही रहेगी जो पहले झाड़ से आ रही थी, बट
ये जो दूसरी रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है वो तो सीधी चली जाएगी। आप देख सकते हो कि ये दोनों ही रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, बट यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये आगे जाके मतलब कि रेटिना के पीछे कहीं जाके ये दोनों इंटरसेक्ट होगी। इसका मतलब कि ये बैटमैन की एक शार्प इमेज रेटिना के पीछे बनने वाली है, ना ही रेटिना के ऊपर। एंड जब तक रेटिना के ऊपर एक क्लियर इमेज नहीं बनेगी तब तक हमारा ब्रेन उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा नहीं। और यही रीज़न है कि जब हम किसी दूर रखी हुई चीज़ को देखते हैं तो हमें पास वाली चीज़ धुंधली दिखाई देती है। तो ये हो गई तब की बात जब हम फोकस कर रहे हैं लार्ज डिस्टेंस पे, तो उस समय जो चीज़ पास में है वो हमें काफ़ी धुंधली नज़र आने वाली है। अब आइए देखते हैं कि जब हम फोकस करेंगे पास में रखी हुई चीज़ों को तो दूर रखी हुई चीज़ें क्यों धुंधली दिखती है, ये हम देखते हैं। तो इस बार हम फोकस कर रहे हैं इस बैटमैन पे। तो आइए इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम। अब देखिए, पहला तो ये रे जो कि सेंटर से पास हो रही है तो ये बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी और रेटिना के इस पॉइंट पे आके टच हो रही है। अब जबकि हमें इस बैटमैन की एक शार्प इमेज, एक क्लियर इमेज रेटिना पे मिल रही है, इसका मतलब जितनी भी दूसरी रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो कंपलसरी रेटिना के इसी पॉइंट पे मिलेगी। सो देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद इतना बैंड होगी कि वो कंपलसरी इसी पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करे, तो ही तो हमको वो एक क्लियर इमेज देगा। तो देखिए, आइए हम उसे बैंड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों रेस रेटिना के इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करने वाला है। इसका मतलब मुझे इस बार इस बैट की एक शार्प इमेज, एक क्लियर इमेज रेटिना पे मिल जाने वाली है। बट देखिए, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये बन जाने वाला है इस बार फोकस। आइए इसे लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा फोकस, बिकॉज कन्वर्ज होने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होने के बाद हमारी लाइट कंपलसरी फोकस पे ही जाती है। तो देखिए, हमारा जो फोकस पॉइंट है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब हमारी जो फोकल लेंथ है वो कम हो गई है। तो देखिए, जब हम इस बैट पे फोकस कर रहे थे उस समय झाड़ हमें काफ़ी धुंधला दिख रहा था। आइए देखते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, ये हो गई रेस जो ट्री के किसी एक पॉइंट से आ रही थी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो रे है वो तो सेंटर से जा रही है, तो ये तो यूं ही निकल जाने वाली है, ये तो बिल्कुल भी डेविएट करने वाली नहीं है। अब जिस समय हम रेड पे फोकस कर रहे हैं तो उस समय हमारी फोकल लेंथ काफ़ी छोटी हो गई थी, फोकस जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गया था लेंस के। इसका मतलब ये है कि जो ट्री से इस बार जो ट्री से ये रेज आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो भी इसी पॉइंट से आके टच करेगी कंपलसरी। आइए ज़रा हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, अब इस समय हो क्या रहा है कि ये दोनों रेज जो कि ट्री से आ रही है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि रेटिना से पहले। इसका मतलब रेटिना पे मुझे इस बार क्लियर इमेज नहीं मिल रही है। रेटिना से पहले ही दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेटिना से पहले ही दोनों की इमेज बनेगी, इसीलिए मुझे झाड़ इस समय काफ़ी धुंधला दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए, आप बैट पे फोकस कर रहे हो, सो पीछे जो झाड़ है उसकी जो रेज, इंसिडेंट रेज है वो रेटिना से पहले ही टच हो जाने वाली है, इसलिए मुझे झाड़ बिल्कुल भी क्लियर दिखेगा नहीं। तो देखिए, हमने अभी तक ये देखा कि जब हमारी आंखें किसी पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, फोकस नज़दीक आ जाता है। और जब हमारी आंखें किसी दूर रखी हुई चीज़ पे फोकस करती है सो हमारी फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है, यानी फोकस दूर चले जाता है। इसका मतलब हमारी आंखों के पास ऐसी एक क्षमता है कि वो जिससे फोकल लेंथ छोटा या बड़ा कर सकता है डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट एक चीज़ पे फोकस करती है तो उसी समय दूसरी चीज़ हमको धुंधली दिखाई देती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आंखों के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से वो अपनी फोकल लेंथ को शॉर्ट या लॉन्ग कर सकती है, और इसी पावर को एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, हमारी जो आंखें हैं वो एक्चुअली ग्लास की नहीं है, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस इसके अंदर है वो एक्चुअली ग्लास का नहीं है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस का है जिसे मैं जब चाहूँ पिचका सकता हूँ या जब चाहे उसे मैं एलोंगेट कर सकता हूँ। अब देखिए, जब मैं नज़दीक रखी गई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था तो उस समय मेरा फोकस जो है वो नज़दीक आ गया था। इसका मतलब कि अब जो रेस रिफ्रैक्ट हो रही है उसको ज़्यादा बैंड होने की ज़रूरत है जिस वजह से वो रेटिना पे इंटरसेक्ट करे और एक शार्प इमेज दे। सो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार बैंडिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो देखिए, बैंडिंग हमेशा आपके लेंस के कर्व्ड पे डिपेंड करेगी। आप जितना ज़्यादा कर्व्ड पार्ट लेंगे लेंस का उतनी ही ज़्यादा बैंडिंग मिलेगी। सो अगर मैं यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे दिख रही लेंस को अगर मैं कर्व्ड करता जाऊँ और इसका कर्व्ड सेक्शन बढ़ाता जाऊँ सो मुझे बैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेगी।
और जितनी ज़्यादा बेंडिंग होती जाएगी उतना ही हमारा फोकस जो है वो लेंस के नज़दीक आता जाएगा। इसका मतलब जो लेंस का फोकल लेंथ है वो कम होता जाएगा। अब देखिए हमारे इस केस में हम तो पास में रखी हुई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये कर्व सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए तो ही तो बेंड करेगा, कुछ इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हमारे लेंस जो है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट या लॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो आई लेंस है वो कोई ग्लास मटेरियल की नहीं बनी हुई है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस की बनी हुई है जिसे हम जब चाहे पिचका सकते हैं या जिसे हम जब चाहे एलोंगेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे इस केस में हमको क्या चाहिए था, बेंडिंग ज़्यादा चाहिए थी, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमारी लेंस को थोड़ा पिचका दिया है जिसकी वजह से बेंडिंग ज़्यादा मिल रही है और वो फाइनली रेटिना पे इंटरसेक्ट करने में हमें मदद कर रही है। तो अब शॉर्ट करने से क्या हुआ, हमारे जो कर्व्ड पार्ट है वो बढ़ गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे लेंस को हमने थोड़ा एलोंगेट कर दिया है जिसके वजह से हमारा कर्वेचर शॉर्ट हो गया है और फोकल लेंथ पीछे चली गई है। अब ऐसा करने के लिए हमारी आंखों के पास एक स्पेशल मसल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सिलरी मसल्स, और इस सिलरी मसल्स के बारे में हमने हमारे पहले वीडियो में भी बात की हुई है। तो सिलरी मसल्स क्या करता है कि ज़रूर पड़ने पे हमारे लेंस को या तो वो पिचका देगा या तो वो उसे एलोंगेट कर देगा ताकि अलग अलग डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ें हमें क्लियरली मिल सके। तो हर एक पर्सन टू पर्सन की कैपेबिलिटी होती है इस आई लेंस को या तो पिचकाने की या तो एलोंगेट करने की, और इसी पावर, इसी कैपेबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए हम एक नवे टर्म की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा है ना इस बैटमैन को नज़दीक ले लेते हैं और इससे अभी भी मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो ये हो जाएगी इसकी रे डायग्राम। अब जबकि मैं इस बैटमैन को क्लियरली देख पा रहा हूँ, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर हो रहा होगा, और रेटिना के ऊपर होने के लिए इसका जो फोकस है वो थोड़ा और नज़दीक आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। अब ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे हमें बेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि वो रेटिना के ऊपर ही इंटरसेक्ट हो जाए। अब देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा वैसे वैसे हमारा फोकस भी नज़दीक आ रहा है। इसका मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा उतना फोकल लेंथ छोटी होगी, और जितना फोकल लेंथ छोटी होगी उतना ही हमें हमारे लेंस को पिचकाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे मुझे एक क्लियर शार्प इमेज बन रही है, इसका मतलब कि ये लेंस पिचक गई होगी, और अगर लेंस पिचक गई होगी तो सीधी सी बात है कि फोकस और भी नज़दीक आ गया होगा, फोकल लेंथ और भी छोटी हो गई होगी। पर देखिए लेंस के पिचकने की भी एक लिमिट होती है। इसका मतलब कि लेंस का जो करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ है उसका भी कम होने की एक लिमिट है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई इस एक लिमिट के बाद हमारा लेंस पिचक नहीं सकता, और जो फोकल लेंथ है वो एक लिमिट के बियॉन्ड कम नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि हमारा जो लेंस है इस समय अपने मिनिमम लिमिट पे पहुंच चुका है। इसका मतलब कि इस समय जितनी फोकल लेंथ है वो उतनी ही रहने वाली है, इससे कम नहीं हो सकती है। सो हम बोल देंगे कि ये हमारी मिनिमम फोकल लेंथ है जो कि पॉसिबल है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक ले आऊँ तो होगा क्या कि उस समय जो लाइट आएगी उसको ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा ताकि वो रेटिना पे इंटरसेक्ट हो सके और एक क्लियर इमेज बना सके। बट जैसे कि हमने देखा कि इस समय जो फोकल लेंथ दिख रही है वो मिनिमम फोकल लेंथ है, इससे कम फोकल लेंथ नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि जो रेज अब बैंड हो रही है वो इतनी बैंड नहीं हो पा रही है कि वो फोकस से पास हो, और अगर वो फोकस से पास नहीं होगी तो रेटिना पे एक शार्प इमेज नहीं बनेगी। सो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे आने के बाद हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई, जिसका मतलब एक ऐसी मिनिमम पोजीशन जिसके बाद हमें इमेज एकदम धुंधली दिखाई देने लगती है, और इसी नियर पॉइंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो अब अगर मैं इस बैटमैन को हमारे आंखों के और नज़दीक ले लूँ सो आपको दिख रहा होगा कि देखिए रेटिना पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, और ये इंटरसेक्शन रेटिना के पीछे होगा, जिस वजह से हमें इस बैटमैन की कोई भी क्लियर या शार्प इमेज नहीं बनने वाली है। इसका मतलब ये बैटमैन हमें धुंधला दिखाई देने वाला है क्योंकि अब जो फोकल लेंथ है वो इससे कम नहीं हो सकती है। अब देखिए जनरली ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल इंसान का नियर पॉइंट जो है वो रहता है 25 सेंटीमीटर का। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर है सो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। वैसे ये जो लिमिट है ना 25 सेंटीमीटर की, ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है, और इसी के साथ साथ उम्र के साथ साथ भी ये वेरी करती है। सो अगर आप चाहो तो आप अपनी मिनिमम पॉइंट खुद ही फाइंड कर सकते हो। आप क्या कीजिए, अपनी आंखों के सामने अपनी एक उंगली लीजिए, उसे धीमे धीमे दूर ले जाइए और ये ऑब्जर्व कीजिए कि किस समय आपकी उंगली की इमेज एकदम क्लियर बन रही है। बस उस डिस्टेंस को माप लीजिए, सो बन जाएगा आपकी आंखों का नियर पॉइंट।
अब आप सोचेंगे कि अगर नियर पॉइंट है तो कुछ फार पॉइंट भी होगा। बिल्कुल, लेकिन सरप्राइजिंगली हमारा कोई भी फार पॉइंट नहीं होता। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा फार पॉइंट है इन्फिनिटी। क्यों भाई? अगर मैं या धरती पे खड़े खड़े स्टार्स, सन, मून, इन सबको देख सकता हूँ, है ना, ये तो हमसे कितना दूर है ना, कई लाइट ईयर्स दूर है। अगर मैं इनको क्लियरली देख पा रहा हूँ, इसका मतलब कि हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। सो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग का नियर पॉइंट तो है बट कोई भी फार पॉइंट नहीं है। तो इस वीडियो में हमने 3 टर्म पढ़े। पहला, पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसका मतलब है द कैपेबिलिटी ऑफ आवर लेंस टू एकोमोडेट इटसेल्फ टू द इनकमिंग इंसिडेंट रेस। भाई हमारे आँखों की काबिलियत अपने आप को सेट करने की इस तरीके से कि वो आने वाली रेस को फोकस से ही पास कर सके, और उससे हम बोलेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। दूसरा, नियर पॉइंट, एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को क्लियरली देख सकें, जो कि है 25 सेंटीमीटर। और तीसरा, फार पॉइंट, कैसा मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को क्लियरली देख सके, जो कि है इन्फिनिटी।